हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। फर्स्ट में आप स्टैटिस्टिक्स में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए आज हम वन वे अनोवा की प्रैक्टिस करेंगे। ऑलरेडी सीरीज में वन वे अनोवा के और भी न्यूमेरिकल्स हैं, बट ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। 10 मार्कर में पूछा जाता है, काफी लेंदी होता है, कैलकुलेशन ज्यादा होती है, टाइम भी काफी लगता है आपको इसे सॉल्व करने में। तो इसकी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पे पहले थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मैं इस सीरीज में इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही हूँ कि हाइपोथेसिस हम कैसे लिखेंगे, कब लिखेंगे, किस क्वेश्चन में लिखनी हमें जरूरी है, कहाँ हम नहीं लिखेंगे, और कैसे हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे क्रिटिकल वैल्यूज को देखते हुए। इन सब पे हमें ध्यान देना है क्वेश्चन में। अदरवाइज तो आपने प्रैक्टिस अगर पहले की है तो आपको पता होगा कि वन वे एनोवा में कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। तो मिडिल पार्ट तो वही रहेगा कैलकुलेशन वाला, वो तो करेंगे ही, पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी हम इसमें करेंगे। तो हमारे सामने क्वेश्चन है कंप्यूट वन वे अनोवा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में बस इतना ही लिखा हो, कंप्यूट वन वे अनोवा, दैट्स इट, और सिर्फ वैल्यूज दी हो, तब वहां पे आपको आगे हाइपोथेसिस नहीं फॉर्म करनी होती है। लेकिन आगे यहाँ पे कुछ और भी कह रहे हैं कि इंडिकेट इफ ग्रुप्स डिफर ऑन द वेरिएबल, मींस डिफरेंस पूछ रहे हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे ग्रुप्स दिए हुए हैं तीन, वो किसी भी तरीके से डिफर करते हैं, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज भी दी हैं। तो यहाँ तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि हमें हाइपोथेसिस करनी है, बहुत क्लियर है। एक तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट ऐसा है, ऊपर से कुछ वैल्यूज भी गिवन है, तो साफ समझ में आ रहा है कि इस न्यूमेरिकल में तो हमें हाइपोथेसिस फॉर्म करनी ही करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन में हाइपोथेसिस फॉर्म करने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे हम हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करेंगे। और सबसे पहले लिखेंगे नल हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम लिखेंगे नल हाइपोथेसिस, और दूसरी हम लिखते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस, जिसको आप एच नॉट भी कहते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ द ग्रुप। ये लैंग्वेज मैंने आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी बताई थी। और ऑल्टरनेटिव में इसका जस्ट ऑपोजिट लिख लेंगे, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसको हम H1 लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, थोड़ा सा गलत हो गया, सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ द ग्रुप। अब ये सभी ग्रुप्स के बीच में है या फिर किसी दो ग्रुप के बीच में है, कैसे भी हो सकता है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने लिख लिया है। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। आइए स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन करनी है। स्टेप 2 इज ऑल अबाउट टैबुलेशन। टैबुलेशन में हमने क्या किया है, ग्रुप 1 के सारे डेटा को बहुत केयरफुली फिल किया है। आप जब भी एग्जाम की कॉपी में इस डेटा को फिल करें तो क्वेश्चन पेपर से एक बार बहुत आराम से लिखिएगा, और उसके बाद क्रॉस चेक जरूर करिएगा, बहुत जरूरी है। इसी स्टेप पे अगर मिस्टेक हो जाए तो फिर आगे सब कैलकुलेशन गलत हो जाती है। और आपको पता है इस न्यूमेरिकल में अगर 1 घंटा चला गया तो वो उस टाइम की रिकवरी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बहुत ध्यान से आप लिखिएगा। मैंने भी इसीलिए पहले लिखा, क्योंकि आपको कभी कभी समझा रही होती हूँ तो यहाँ 2 की जगह 3 लिख देती हूँ, वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। तो इसीलिए मैंने खुद भी इस चीज से सेव होने के लिए, बचने के लिए यहाँ पे बहुत केयरफुली न्यूमेरिकल वैल्यूज को लिख दिया है। और मैंने तो खैर न्यूमेरिकल को सॉल्व भी किया हुआ है, जिससे कि मैं टाइम सेव कर सकूं। हम इन तीनों ग्रुप्स को x1, x2, x3 नाम दे देंगे। उसका रीजन है क्योंकि हमें फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। आगे जो भी हम वैल्यूज निकालेंगे तो उसमें हम x1 और x2, x3 का ही यूज करते हैं, तो इसलिए g1, g2, g3 तो ग्रुप के लिए लिखा है। आप ये ना भी लिखिए तो चलेगा। इन सभी तीनों कॉलम का हम टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद हम जो वैल्यूज हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखी हुई हैं, आपको भी लिख लेनी है। यहाँ पे टोटल 26 आएगा, सेकेंड टोटल हमारा आ रहा है 38, और थर्ड टोटल हमारा आ रहा है 26। 26 नहीं आ रहा है, 28 आ रहा है, इसे करेक्ट कर लेते हैं, 28। ओके, आप क्रॉस चेक करिएगा कि ये टोटल सही आ रहा है या नहीं, क्योंकि स्टेप 2 में हमें यही काम करना है, तीनों का
टोटल फाइंड आउट करना है। साथ ही इन तीनों का टोटल भी करेंगे हम, और जिसको हम सिग्मा एक्स लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सिग्मा एक्स इक्वल्स टू सिग्मा x1 प्लस सिग्मा x2 प्लस सिग्मा x3। तो ये हमारे पास है 26 प्लस 38 प्लस 28, जो कि हो जाएगा टोटल 92 सिग्मा एक्स। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में। स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है, स्टेप 3 में आ जाएंगे। स्टेप 3 को लिख लेते हैं पहले तो, ये स्टेप 3 है। स्टेप 3, कैलकुलेशन फॉर सैंपल एंड ग्रैंड मीन। कैलकुलेशंस फॉर सैंपल मीन, मैं शॉर्ट लिख देती हूँ, आप लिख लीजिएगा, एंड ग्रैंड मीन। ओके, टाइम सेव करते हैं। अब हमारे पास यहाँ जो हम लोगों को कैलकुलेशंस करनी है वो वैल्यू सारी पहले से हैं। n1 n2 n3 क्या है, 10 वैल्यूज हैं। देखिएगा, काउंट करिएगा, ये 10 है, तो n1 n2 n3 तो 10 हो गए। फिर ये भी हम निकाल चुके हैं 26, 38 और 28। तो सिग्मा x1 अपॉन n1 यानी 26 अपॉन 10, ये जो हमने यहाँ जो हमने कैलकुलेट किया है 26 अपॉन 10, 38 अपॉन 10 और 28 अपॉन 10। तो 26 डिवाइडेड बाय 10, फिर कितना था, 38 था, 38 था, हाँ, और 28 था। 38 डिवाइडेड बाय 10 और 28 डिवाइडेड बाय 10। तो जब 10 से इनको डिवाइड करेंगे तीनों को, तो डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी 2.6, 3.8 एंड 2.8। एक तो ये तीन वैल्यू निकल गई हमें, एक्स बार है, एक्स बार बी और एक्स बार सी की। अब हमें ग्रैंड मीन कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए तीनों का टोटल अभी हमने किया था, वही है ये 92। तब वहां नहीं करते तो यहाँ करते, एक ही बात है। और आपको पता है n1 n2 n3 टोटल कितना है, 30। तो इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3.06। 3.06 आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके क्रॉस चेक करेगा। स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। देखिए 4 पेजेस हो चुके हैं। अब मैं आई हूँ 5th पेज पे, जो कि काफी टीडियस टास्क है, बहुत आराम से करेंगे। आइडियली आई वाज सपोज टू राइट द वैल्यूज। मैं थोड़ा सा पॉज लेके और पहले एक बार वैल्यूज को जरा लिख लेती हूँ, आप भी मेरे साथ नोट कर लीजिए। ये वो वैल्यूज हैं जो मैंने इस टेबल से, क्वेश्चन से कॉपी की हैं। ठीक है, पहले नहीं की थी, भूल गई थी करना, तो ये मैंने अब यहाँ पर लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे कि हर नंबर से हम उनका रिस्पेक्टिव मीन जो हमने निकाला है 2.6, 3.8 और 2.8, उसको माइनस करेंगे। यहाँ पे करेंगे 2.6 को माइनस, यहाँ पे करेंगे 3.8 को माइनस, और यहाँ पे करेंगे 2.6 को माइनस। बार बार मैं 2.6 क्यों लिख दे रही हूँ पता नहीं, 2.8। ठीक है, और हर वैल्यू में से हम 2.6 माइनस करेंगे। एक्चुअली में ये मैं ब्रैकेट बनाना चाह रही थी, तो ये ब्रैकेट ही है, इसको कोई बार मत समझ लीजिएगा, मॉड मत समझ लीजिएगा। मैथ्स में तो बहुत एक्सप्रेशंस होते हैं, अगर हम जरा सा भी गलत समझ लें तो सारा खेल ही खराब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम हर नंबर से 2.6 को माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर भी करेंगे। तो इसको लिख लीजिए आप एक स्टेप में, जिससे मिस्टेक ना हो। ये जो स्टेप है हमारा, दिस इज अबाउट द कैलकुलेशंस फॉर SSW, राइट। तो हमने यहाँ पे, पिछला तो हमारा स्टेप 3 था, यहाँ हम स्टेप 4 लिख लेंगे। स्टेप 4 इज कैलकुलेशंस फॉर SSW विद इन सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द ग्रुप्स। तो यहाँ पे हर नंबर से हमने 2.6 को माइनस किया, उसका स्क्वायर किया। ये एक बार लिख लेना बहुत सही रहता है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा जरूर लगता है, लेकिन आप क्योंकि जब एग्जाम में करते हैं ना, तो कैलकुलेटर से भले ही आप करते हैं, लेकिन ध्यान देना तो जरूरी है कि हमने कहाँ से कौन सी वैल्यू माइनस करी। अच्छा, एक बात और बता दूं कि जब अनोवा के न्यूमेरिकल में वैल्यूज रिपीटेड होती हैं,
तो काम थोड़ा कम हो जाता है। ये जरूर आपको लेंदी लग रहा है, लेकिन जब आप कैलकुलेटर से करना स्टार्ट करेंगे तो जब आपने 2 माइनस 2.6 को जब सॉल्व करेंगे स्क्वायर इसका लास्ट में, तो वही वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे, वही आप यहाँ लिखेंगे, वही यहाँ लिखेंगे, तो बार बार थोड़ी करेंगे। इसी तरीके से 3 में आपने एक बार कर लिया, फिर वही यहाँ लिखेंगे, वही यहाँ लिखेंगे, वही यहाँ कॉपी करेंगे। तो इसीलिए बहुत ही ध्यान से इतना अगर आप एक बार लिख लेंगे तो आपका जरूर 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं, लेकिन गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल ब्लैंक है यहाँ पे, क्योंकि ये जो स्क्वायर्स आए हैं ना और जो मैंने लिखे हैं अपने पास, मैंने खुद अपने पास न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद डबल चेक किया है, क्योंकि ये ऐसा स्टेप है अगर यहाँ मिस्टेक हो गई तो फिर करेक्शन ढूंढने में, मिस्टेक ढूंढने में ना इतना ज्यादा टाइम बर्बाद होता है। इसीलिए एक बार क्रॉस चेक मैंने कर लिया था। चलिए मैं जो हूँ स्क्वायर्स यहाँ पे इनके जितने आए थे वो लिख देती हूँ। आप भी कॉपी कर लीजिए, आई मीन नॉट कॉपी मत करिएगा, आप भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपके भी स्क्वायर्स यही आ रहे थे क्या। तो ये देखिए सारे वैल्यूज को का स्क्वायर निकालने के बाद उनका हमने सम कर दिया और टोटल जितनी 30 टर्म्स हैं वो आपस में सभी जुड़ेंगी। तो हमने कॉलम में पहले ऐड कर लिया, इससे मिस्टेक्स होने की थोड़ी गुंजाइश कम रहती है कि अगर कहीं माइनर मिस्टेक हो तो एटलीस्ट सब जगह ना हो। तो यहाँ पे पहले हमने टोटल किया 4.4 आ गया, यहाँ 17.6 आ गया और ये 9.6 आ गया, और लास्ट में इनका टोटल हमने कर दिया 31.6। तो ये वैल्यू जो 31.6 आई है, ये SSW की वैल्यू 31.6 आ गई है। अभी आगे हम यूज करेंगे इसको। यही ज्यादा डिफिकल्ट काम था। जब इतना हो जाता है तो समझ लीजिए आप आधे से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब हम एसएस बिटवीन को कैलकुलेट करेंगे। एसएस बिटवीन के लिए n1 n2 n3 तो आपको पता है 10 है, ठीक है। x बार a ये हमने कैलकुलेट किया था शुरू में, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। 2.6, 3.8 और 2.8 वही यूज होगा। क्या था 2.6, 2.8, सॉरी 3.8 था, 3.8 और 2.8। अब मैंने ऐसे लिख दिया है क्योंकि ये तो वैल्यू सेम ही है ना। x बार डबल बार की वैल्यू शायद कितनी आई थी, 92 को डिवाइड किया था जब 3 से हमने, आई थी 3.06, 3.06। तो सभी में से 3.06 माइनस होगा और 10 से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि n3 है। मैं थोड़ा अजीब तरीके से लिख रही हूँ आई नो, लेकिन कोई बात नहीं, अब आपको समझ में आ जाएगा। 10 की मल्टीप्लाई होगी, ये पहले हम माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करेंगे और फिर उसकी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसकी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 3 टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी तो उनको लास्ट में ऐड कर देंगे। तो जो कैलकुलेशंस मैंने करी हैं, जो आपके पास फाइनली आ रहा है उसको मैं लिख देती हूँ। ओके, ये हमें मिल रहा है 10 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 0.46 होल स्क्वायर प्लस 10 multiplied by 0.74 होल स्क्वायर एंड 10 multiplied by, यहाँ भी माइनस में ही आएगा, 0.26 होल स्क्वायर। अब नेगेटिव वैल्यू तो स्क्वायर से बाहर आने के बाद पॉजिटिव हो जाती है, तो जो स्क्वायर होके आया है वो आया है 0.211, फिर यहाँ आया है 0.547 और यहाँ पे वैल्यू आई है 0.067। ओके, जब इसके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.11 हो जाएगा, ये 5.47 हो जाएगा और ये 0.67 हो जाएगा, और इसका फाइनल टोटल एसएस बिटवीन की वैल्यू हमें मिल जाएगी 8.25 या 8.3 भी आप कह सकते हैं, ठीक है। एसएस बिटवीन हमारा कैलकुलेट हो गया, एसएस डब्ल्यू कैलकुलेट हो गया। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं जहां पर हमें एसएस टोटल निकालना है। तो अभी हमने दोनों वैल्यूज निकाली हैं, 31.6 प्लस 8.25, 31.6 प्लस 8.25, इसका हम टोटल करेंगे तो आएगा 39.85, 39.85। ओके, अब हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। मैंने काफी टाइम से जो स्टेप नहीं डाले हैं, यहाँ पर हमने स्टेप डाला था 4,
यहाँ पे हमारा स्टेप 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप 6 हो जाएगा। स्टेप 6 इसको कोई स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, तो टोटल ही किया है हमने, लिख भी देंगे तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है ना। स्टेप 6 ये हो गया हमारा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम कैलकुलेट करेंगे। तो के की वैल्यू कितनी है, टोटल कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास, के इक्वल्स टू, के का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास, आपको पता है क्वेश्चन में 3 ग्रुप्स गिवन है, 3 - 1 इक्वल्स टू 2। एन टोटल कितने एन है, टोटल 30, और ग्रुप्स कितने हैं 3, तो ये हो जाएगा 27। और टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी 2 + 27 इक्वल्स टू 29। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, जहां पर इस टेबल में हम वैल्यूज को लिखेंगे। ध्यान रखिए हमेशा बिटवीन पहले लिखिए, विद इन बाद में लिखिए, क्योंकि उसी हिसाब से डिवीजन होता है, एफ रेशियो वैसे ही निकलता है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे सम ऑफ स्क्वायर, एस एस बिटवीन, एस एस विद इन। एस एस बिटवीन है 8.25 31.6, 8.25 एंड 31.6। फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बिटवीन वाली पहले लिखेंगे, बिटवीन वाली ही पहले लिखी हुई है 2 और 27, 2 एंड 27। इसी के साथ यहाँ पे हम टोटल भी लिख देंगे, और यहाँ भी हमने एक टोटल अभी निकाला था जस्ट अभी 39.85, उसको भी लिख दीजिए। हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बट वो कैलकुलेशन का पार्ट है, इसलिए हम उसको मेंशन कर देते हैं। अब हम यहाँ पे एस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, यानी यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे। मेजरली हम इन्हीं दोनों को आपस में डिवाइड करके लिख देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो 8.25 और जो दूसरी वैल्यू थी हमारी 2, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 4.125 हमें मिल रहा है, और नीचे हमें मिल रहा है विद इन में डिवाइड करके 31 को 27 से 1.170। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इसको हम एक काम करते हैं, इरेज कर देते हैं, क्योंकि हाँ तो हमें डिवीजन ही करना है ना। 4.125 डिवाइडेड बाय 1.170, ये जो वैल्यू आएगी यही एफ रेशियो होगा, विच इज कमिंग 3.52। ये एफ की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो है यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमने शुरू में हाइपोथेसिस बनाई थी, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का टाइम आ गया है, राइट। इस स्टेप में, जो कि हमारा कौन सा स्टेप होना चाहिए, स्टेप 6 स्टेप 7 था, स्टेप 7 भी लिख लीजिए। स्टेप 7 था कैलकुलेशंस फॉर एफ रेशियो, ठीक है। अब स्टेप 8 हो जाएगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए अब हम करेंगे क्या, पहले हम देखेंगे हमारा जो एफ कैलकुलेटेड आया है वो कितना है, 3.52। एफ कैलकुलेटेड इज 3.52, और दो एफ की वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन थी, उनमें से 3.35, देखिए दो वैल्यूज गिवन थी, 3.35 थी और दूसरी क्या थी, ये देखिए 3.35 और 5.49। तो जो हमने कैलकुलेट किया है एफ को, वो इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं, उसमें टेस्टिंग तो करेंगे बाद में, पहले हम ये समझ लें कि 3 जो एफ कैलकुलेटेड वैल्यू है वो एक वैल्यू पर यानी 0.05 पर सिग्निफिकेंट हो रही है, क्योंकि 3.52 3.3 जो भी था 3.35 से बड़ा है, राइट। तो ये जो हमारा 0.5 सिग्निफिकेंस लेवल था उस पर ये सिग्निफिकेंट है, और जिससे ये छोटी है उस पर ये नॉट सिग्निफिकेंट है। तो हम लिख सकते हैं कि एफ कैलकुलेटेड इज सिग्निफिकेंट। किसी स्टूडेंट ने कहा भी था कि अगर वैल्यू मिडिल में हो तो क्या होता है, तो यही होता है जो हम कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट एट 3, जस्ट अ मिनट, एक बार मुझे बहुत क्वेश्चन पर आना पड़ रहा है बार बार, कहाँ गया, 3.35 यानी 0.5 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 0.5 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस पे तो सिग्निफिकेंट हो रहा है ये, क्योंकि इससे छोटा है इसलिए हो रहा है, ठीक है ना, सिग्निफिकेंस, बट इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, लिखना पड़ेगा पूरा ही, एट 0.1 था या 0.01 था, देख लीजिएगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब हमने ये देखा कि जो 3.52 है
उससे जो उसके पास दो वैल्यूज हो गई हैं, एक जो इससे छोटी है और एक इससे बड़ी है, तो ये 0.5 पे सिग्निफिकेंट हो रहा है क्योंकि उससे बड़ा है। तो अब हम लिखेंगे कि f कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन f क्रिटिकल, जो हमें गिवन था, यानी कि 3.52 इज ग्रेटर देन 3.35, राइट? यही तो हमने कैलकुलेट किया था। देयरफॉर null hypothesis is rejected at t 0.5 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है। क्लियर? तो ये था हमारा अनोवा का क्वेश्चन, जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, और न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी अब किसी और न्यूमेरिकल के साथ, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, या फिर अनोवा के भी एक आध क्वेश्चंस को कर लेंगे आपके एग्जाम्स आने से पहले। हालांकि काफी क्वेश्चन हो गए अनोवा के, लेकिन मैं देखूंगी कि कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो प्रीवियसली पूछा गया हो और हमने ना किया हो, ऐसा कोई टॉपिक है तो नहीं, लेकिन फिर भी और ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।